चिरायु से डेड बॉडी उठी, उनके परिजन दूर भाग गए। आईएएस अधिकारी की पत्नी ने 11,000 रुपये भेज के एडवांस अंतिम संस्कार के पैसे बुक किए। इस 20 साल के अंदर 9,500 से अधिक डेड बॉडियाँ जो लावारिस रहती है, पुलिस के ऑन रिकॉर्ड जो पुलिस को हमीदिया अस्पताल, फुटपाथों, रेलवे स्टेशन पे तो ऐसे जो केस थे उनका मैंने कफन दफन तक कराया। फिर परेल रेलवे स्टेशन पे मैं तेज़ गति की ट्रेन में प्लेटफार्म पर चला गया और जब वो ट्रेन गुजर गई तो दो वाला मेरे पास आया कि तुमने अपनी मौत देखी। उन पड़ोसी को पता नहीं कि रामलाल दे रहा है श्यामलाल। Hello guys and welcome to another episode of MG Jewelers presents The Awkward and Uneasy Show. This is me Ankit Chaudhary and this is my host Utkarsh Gupta and we have a very special guest for you. आज जो ये एपिसोड है, कई एपिसोड करने के बाद में मुझे लगा कि एक ऐसे एपिसोड की भी ज़रूरत है जिससे हम किसी ऐसे इंसान को लाएं जो सबको प्रभावित करे, सबको प्रेरणा दे। और उसी इंस्पिरेशन और प्रेरणा के लिए हम आज लेकर आए हैं श्री राधेश्याम जी अग्रवाल जी को हमारे साथ में। नमस्कार सर। जो कि संस्थापक हैं जन संवेदना संस्था के। और ये संस्था कुछ ऐसा करती है जो अविश्वसनीय है और बहुत ज़्यादा काल्पनिक लगता है सुनने में, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि हम अपने अपनों का भी अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे कोविड में। वहीं पर इन्होंने लगातार 8,000 से ज़्यादा लोगों का क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार साथ साथ कफन दफन की व्यवस्था की है, जो कि अपने आप में सुनने में बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है। और भोजन वितरण और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज हम प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जन संवेदना भोपाल में कुछ ऐसा कर रही है जो कि हम सभी को सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वेलकम श्री राधेश्याम जी अग्रवाल। नमस्कार सर। मैं राधेश्याम अग्रवाल। इस संस्था को मैंने 2005 जनवरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि मैं अगर उस घटना से नहीं प्रभावित होता तो मेरा ये जीवन नहीं बदलता। उसको देखते देखते 20 साल बीत गए। बॉम्बे परेल रेलवे स्टेशन पे मैं तेज़ गति की ट्रेन में के बीच में के सामने से निकल के 1 नंबर पर प्लेटफार्म पर चला गया और जब वो ट्रेन गुजर गई तो मुझे होश जब 1 पे पहुंचा तो दो वाला मेरे पास आया कि तुमने अपनी मौत देखी, कि देखो वो 1 नंबर पे ट्रेन खड़ी है, तुम्हारे खरपट्टे उड़ जाते, तुम लावारिस हो जाते। मेरे को पता नहीं चला मैंने क्या हो गया। ये जो भी थी घटना थी जो निपट गई। पर जो मैं भोपाल में आया तो डॉक्टर सतपति से मिला, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से निपट चुका था। मैंने कि कुछ ना कुछ करें, तो डॉक्टर सतपति साहब ने कहा देखो अग्रवाल, अपना जीवन बना लो। भोपाल महानगर में जो बेचारे लावारिस होते हैं उनकी लाशों का बड़ा क्रियाक्रम में बड़ी दुर्गति, पुलिस को बड़े इधर उधर पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों से चंदा मांगना पड़ता है, जब जाके उनका अंतिम संस्कार होता है। तो मैंने उस समय ही कुछ लोगों से मिलकर एक संस्था का गठन किया और गठन संस्था का ऐसा हुआ, कुछ लोग 10-12 लोग थे। मैं घबराया नहीं, पर वो उनने अपने संस्था बन गई और वो आगे बढ़ गए। पर मैं संस्था में मैंने शुरुआत से ही उसी से ही जो बीड़ा उठाया था, बीड़ा उठाते उठाते आज यहाँ पहुँच गया। इस 20 साल के अंदर 9,500 से अधिक डेड बॉडियाँ जो लावारिस रहती है, पुलिस के ऑन रिकॉर्ड जो पुलिस को हमीदिया अस्पताल, फुटपाथों, रेलवे स्टेशन पे, रेल पटरियों के किनारे रेल से कट के, या जैसे भी एक्सीडेंट में या मर्डर केस में भी लावारिस, तो ऐसे जो केस थे उनका मैंने कफन दफन तक कराया। और इसके बाद शमशान घाटों पे किसी भी गरीब की डेड बॉडी जो हैंड टू माउथ है, जिसका पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी मैंने सुविधा की। भोपाल महानगर तक तो मैं सीमित रहा और भोपाल महानगर के जितने भी शमशान हैं वहाँ जितनी भी लाशें आती हैं और उनके पास पैसा नहीं रहता है, संस्था अपने माध्यम से जन भागीदारी से, और नहीं हो तो कैसे भी जो भी है, मैंने जो एक सबक सीखा कि मुझे तो ये अंतिम संस्कार का जो काम है पंचतत्व में विलीन कराने का, वो मैंने किया। पर जैसे आपने बताई जो घटना थी, वो घटना मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ डीप तरीके से कि वो क्या थी एक्चुअली। अरे डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव सबके रहते हैं। उस समय बॉम्बे मुझे जाने का मौका मिला और जो भी थी वो जब घटना जो घटी थी, वो घटना, मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो प्रतिकूल एक चैलेंज के लिए आती है तो वो अनुकूल हो जाती है। वो प्रतिकूल बन के मुझे अनुकूल बना के चली गई
और वो जो घटना हुई थी वो भी पॉजिटिव हो गई। मतलब कहीं भी कुछ नहीं, उसको उसको रिपीट करने से, बताने से मैं अपने कई एपिसोड में बता चुका हूँ, उसको बार बार नहीं कहूँगा। आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने इस जन संवेदना केंद्र को स्थापित करने अगर के ये बारे में परिवार सोचा? सपोर्ट नहीं करता तो जनसंवेदना यहाँ तक नहीं पहुँचती। पत्नी का मेरा साथ रहा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मातृशक्ति एक सबसे बड़ी होती है। अगर पत्नी मेरी पॉजिटिविटी नहीं होती तो संस्था यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो आध्यात्मिक भाव की थी, दान धर्म वाली थी। तो वो मेरा भी था कि खाना बांटना, भोजन बांटना, गायों को चारा डालना, गरीब लड़कियों की शादी करना, होनहार छात्रों को स्कूल की, उनके फीस के बाद फीस नहीं होने के कारण उनके पालकों को बच्चे स्कूल से बाहर कर देते थे। ऐसे स्कूलों की भी ये संस्था और देखते ही देखते मेरे से सैकड़ों हाथ जुड़ गए। शुरुआत में, शुरू 2-4 साल में मुझे दिक्कत हुई, तो ऐसे देवदूत के रूप में मिले लोग, उनने पैसा दे दिया, लोन के रूप में, कर्ज के रूप में दे दिया, पर दोबारा नहीं मांगा। वो मेरे यहाँ देवदूत के रूप में आए। और कई जगह तो, अच्छा, कई संस्था में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग यहाँ आके दूसरे नाम से पैसा दे के चले गए, उनकी रसीदें भेजी तो रसीदें लौट के आ गई। लेकिन इसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपके जो रिलेटिव्स थे या जो आपके मतलब रिश्तेदार थे, उन्होंने आपका मजाक भी उड़ाया जब आपने ये चीज शुरू करी। वो वो तो हर जगह है कि उनने कि आप मजाक इसलिए उड़ाया कि अपना परिवार तो करके जा रहे हो आप, अभी दूसरों के लिए करोगे क्या? पर उनके ऐसे विचार से, इसमें मेरा कहना है कि उनकी जिनकी जैसी सोच वैसा उनका विचार, उससे मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैं अपना कर्म करता चला गया। तो उस भाई, जिम्मेदारियों का तो कोई अंत ही नहीं है। अभी इस उम्र में भी कोई भी चाहेगा कि, बेटा भी चाहेगा कि मेरा ये बुजुर्ग बाप कुछ ना कुछ कमाए और ये करे। तो मेरे मेरे बच्चों की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं निर्भीक जुनून की तरह यहाँ 10:30 पे रोज आ जाता हूँ। कोई आए, मैं अपने नहीं आता हूँ तो स्टाफ को, मेंबर को बोल देता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, ये करूँगा। एक जुनून है। रोजाना अगर 200-250 लोगों को भोजन का पैकेट एम्स के अंदर हमारे बढ़ते हैं। करेक्ट गाड़ी 1 बजे जाती है, ऑटोमेटिक लोग लाइन में लग जाते हैं, जिसमें 6 पूड़ी, सब्जी और मिठाई ऐसे लोगों को वितरित की जाती है जो बेचारे, पूरा प्रदेश का आदमी एम्स में आके पड़ा हुआ है। और भी कई संस्थाएं बांटती हैं, पर वाकई में इस समय समाज में बड़ी ऐसी हालत है कि आदमी, एक तो संक्रमण बीमारियों से इतने ग्रसित हैं लोग कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके गेट के पास पड़े रहते हैं वहाँ पर। और 2-2 फूड पैकेट, एक आदमी 2-2 फूड पैकेट की इच्छा रखता है कि अभी सुबह भी ले, शाम को भी उसका हमारा काम हो जाए। इस तरह फूड के पैकेट बढ़ते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले एक ऐसी घटना हुई, एक्सीडेंट में डेथ हुई वारंगल, तेलंगाना में। एक लोकूटे परिवार, घुमंतु परिवार के लोग के ऑन दी स्पॉट, एक ऑटो में बैठ के जा रहे थे, लोहे से भरा ट्राडा उनके ऊपर पलट गया, ऑन दी स्पॉट 4 मर गए। उसकी मुखिया की पत्नी घायल हो गई और एक लड़का था वो घायल हो गया। ये चारों डेड बॉडियाँ भोपाल, उनने कैसे ना कैसे, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको भोपाल भेज दिया। भोपाल सनखड़ी शमशान घाट पे उनके समाज के लोग, जो लोग कूटे, घुमंतु परिवार के सब इकट्ठे हो गए, पर कोई उसको लकड़ी के दाह संस्कार कराने वाला कोई नहीं। ना शासन, मध्य प्रदेश शासन का कोई आदमी आया, नगर निगम का भी नहीं आया। मेरे पास फोन आया, चारों डेड बॉडी संस्था ने लकड़ी की व्यवस्था की, उनके दाह संस्कार कराए। लेकिन ये सब चीजें जब आप कर रहे थे और बीच में कोरोना आया, तो उस समय तो कोरोना काल में तो एक अजीब स्थिति थी। टेलीफोन तो था ही, चिरायु से डेड बॉडी उठी, उनके परिजन दूर भाग गए। अब वहाँ चिरायु से लेकर बीच में से एक अंतिम संस्कार की सामग्री एक सिंधी काका बेचते थे बैरागढ़ में। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के भले ही हों ड्राइवर, उन्होंने नगर निगम की गाड़ियों में जो ड्राइवर थे, उनने पूरी तरह से कोरोना में साथ दिया। मेरे से फ़ोन पे बात हुई कि भाई साहब आप उनसे कह देना, हम वहाँ से सामग्री ले लेंगे, वो भले ही दूर खड़े हो जाए, जब हम पहुँचेंगे तो दूर से हम बता देंगे ये डेड बॉडी आपके परिजन की है, क्योंकि वहाँ पे क्यों लग गई। उस टाइम पर कोरोना में मैंने 170-75 जो परिचित डेड बॉडी है उनके अंतिम संस्कार कराए। उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि उनके अपने ही छोड़ के जा रहे थे।
एम्बुलेंस और मुक्ति वाहन के अलावा कोई नहीं था। और कपड़े में लपेट के डेड बॉडी फेंक दे देते थे, ले जाओ इसको। उस दुरावस्था से भी गुजरे, पर ईश्वर ने जो भी था उस समय भोजन के हमने कई जो लोग बेचारे, कई परिवारों को हमने उनके घर पहुंचवाया जो घबरा गए थे। हम आगे आए, मतलब ये तो भाई मानव सेवा का काम था, जन संवेदना। हम नहीं घबराए, और हम कोरोना से इतना होने के बाद भी कोई कोरोना हमारे पास नहीं आया। तो मतलब ये जो एक जो चीज़ है कि भोजन वितरण वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। वो आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? नहीं, भोजन का इसलिए आया कि जैसे अपने रोज अखबारों में, जितने भी अखबार हैं उनमें अंतिम संस्कार का रोजाना आता है। एक महानगर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब 2 4 5 तो रोज ही होते हैं। तो हमने एक सिस्टम चलाया 2010 में कि अखबारों की कटिंग से उनके चिट्ठी पहुंचाई, एक पोस्ट कार्ड, उनको कंडोलेंस दिए और श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। और जो पुण्यतिथि आती थी उनको याद कराया कि आपके परिवार में आज की तारीख जैसे किसी की है, तो हम 8 दिन पहले उनको चिट्ठी लिखते हैं, क्यों ना आप उनके परिजन की याद में भोजन बंटवा दें, दाह संस्कार में मदद कर दें। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन का चेन टाइप का था, साइकिल का पहिया घूमता रहा, पूरे चल निकला। कोई सा दिन नहीं रहता है कि लोग हमारी चिट्ठी, फिर अब चिट्ठी पहुंचने को 3 दिन पहले हमारा स्टाफ उनसे काउंसलिंग करता है, फ़ोन पे बात करता है, क्यों ना दीदी भैया आप उनके परिजन के आप स्मृति में भोजन बंटवा दें, तो लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह 200-250 पैकेट रोज के बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ये कंसेप्ट एक बहुत बड़ी टीम लगती होगी, नहीं? 3 लोगों की एम्बुलेंस जाती है, 3 लोगों की टीम जाती है, 2 बांटने वाले उनके ही आ जाते हैं, वो 2 तरफ खड़े हो जाते हैं और भोजन बढ़ता है, और रेडीमेड भोजन बन के यहाँ आ जाता है। ये सब जो आप कर रहे हैं, इसके पीछे खर्चा भी अच्छा खासा होता होगा। सब कुछ पैसा देते हैं जो पार्टी, जिनको अपन ने फोन किया, वो तो अपनी जगह पे है, हाँ। बट जो आपकी तरफ से लोग जा रहे हैं, जो आपकी एम्बुलेंस, ये सब पूरे जन भागीदारी से पैसा आता है। लोग ऑटोमेटिक उनके कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 1-1 लाख फंडिंग करते हैं संस्था। CSR के तहत रजिस्टर्ड है, ATG में छूट है, अगर कोई 1 लाख देगा तो उसको इनकम टैक्स में 50,000 की छूट मिलती है। इस तरह का है ये, और पूरा पारदर्शी हिसाब है। 1 रुपया भी खर्च होता है तो उसकी रसीद है महीने की। जैसे अकाउंट का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, 15 दिन बाद हम ऑडिट करा लेते हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ जनसंपर्क से 1 लाख रुपए साल का मिलता है हमको। नगर निगम भी 1 लाख रुपए साल के सहयोग करती है। मगर ये सब शुरू में इतना अच्छा तो नहीं होगा। शुरू 2008 तक चलता रहा, और 2008 में जो ग्रोथ हुई तो भारतीय स्टेट बैंक ने हमको पहले मारुति वैन दी, उसके बाद टाटा फोर्स की गाड़ी दी 2014 में, अभी 2024 में ये एम्बुलेंस बोलेरो कंपनी की नियो प्लस दी गाड़ी, और इसके बीच में एक गुप्ता परिवार है, उन्होंने मारुति वैन दी। इस तरह गाड़ियों का भी काफिला है। गाड़ियों में हमने एक गाड़ी भोजन बांटने के लिए रखी है, एक गाड़ी वस्त्र वितरण में रहती है, बड़ी गाड़ी। अब ये गाड़ी को जो नई आई, इसको भोजन में रखेंगे, बांटने में। तो स्टार्टिंग में कैसे स्ट्रगल होते थे, मतलब अगर कुछ किस्सा याद हो आपको? स्टार्टिंग में कभी हमने एक वो वस्त्र वितरण का हमने अखबार में दे दिया, तो हमारी एम्बुलेंस जाती, ये मारुति वैन जाती थी, तो उसमें भी बड़े अजीब तरीके के लोग मिलते थे। तो वो सोचते कोई आ गया है, तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो उनने ऊपर से पहली मंजिल से कपड़े की पोटली फेंकी कि ले जाओ उठा के। तो हमने कहा यार ये भी इस कैसा चाला। या फिर अभी कोरोना के बाद हमने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए, और वस्त्रों में भी लोगों को कोई सिविक सेंस भी नहीं, कुछ भी कपड़े उठा के बांध दिए उन्होंने। अरे कपड़े भी रखो तो पैंट शर्ट अलग रख दो, साड़ी अलग रख दो, ब्लाउज कुर्ते अलग रख दो, सलवार कुर्ता अलग रख दो। पर ठीक है, वो भी फेस करते हुए हम निकल गए वहाँ से, पर इस तरह के लोग मिले हमको। और ये है कि फिर ये जैसे अंतिम वाहन है, भोपाल महानगर में नगर निगम की मुक्ति वाहन सेवा इतनी अच्छी है जिसके अधीन उनके नंबर हैं कॉल सेंटर पे। तो गूगल सर्च में लोग मेरा ही नंबर निकलता है, मैं उनको नंबर नोट करा देता हूँ। तो मेरे पास फिजिकल हैंड नहीं है, फिजिकल हैंड में अभी गाड़ी किसी को दूँ, ड्राइवर दूँ, कोई दूँ। अच्छा, फिजिकल हैंड नहीं होने के कारण
बड़ी दिक्कत है, तो मैं उनको नंबर दे देता हूँ। तो लोगों ने इसी को ही नंबर का मुद्दा बनाया। उसमें मेरी शिकायत करती, साहब ये इनके पास ये गाड़ी के लिए नंबर दूसरा के दे। आपको क्या बिगड़ रहा भाई, गाड़ी तो मिल रही ना, गाड़ी आधा घंटे के अंदर तत्काल पहुँच। वो गाड़ी का नंबर देने के बाद मैं रीबैक करता हूँ कि भाई रुपये साहब को गाड़ी पहुँची कि नहीं पहुँची। इस मतलब उसको दोबारा टैली करना हर एक का थोड़ी रोग है। इसके बाद शमशान घाट पे कोई आदमी कहता है कि साहब हमारा ठिया जो मेरी परिवार की वो पहुँच रही है उसका व्यवस्था करा दो, ये सब व्यवस्था कराता हूँ। एक जगह तो एक ऐसी घटना हुई है कि मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार, उनके पड़ोस में डेथ हुई, उसका बेटा अबू धाबू चला गया माँ को रात को बेहोशी हालत में छोड़ के, और दूसरा बेटा जो तो एबनॉर्मल था वो अस्पताल लेके गए, वो ब्लड डेड हो गई। तो अस्पताल वालों ने उसको मर्चरी में रखवा दिया। उसका रंग पंचमी का त्यौहार, तो मेरे से बोला चच्चू 4 आदमी भी लेके आना और छठी बांधने वाले भी ले आना, पूरा सामान ले आना। तो मैं अपनी मुक्तिवान जो उस समय थी उसको लेके गए, ये 10-12 साल पुरानी घटना। और पहुंचा, कोई मोहल्ले के लोग नहीं निकले, और 2 बजे उसकी डेड बॉडी आई महिला की। फिर उसका उनने हमारे स्टाफ जो लेके गया था लेबर टाइप के, उनसे बनवाया। उस समय सुभाष नगर का विश्राम घाट का इलेक्ट्रिकल चलता था, उसमें इलेक्ट्रिकल में उसका दाह संस्कार कराया। ऐसा जब आप करते हो, किसी का आप अंतिम संस्कार करते हो, पूरी प्रोसेस क्या होती है? मतलब कैसे आप सामने वाले? हम कहीं नहीं जाते फिजिकल, या तो उस दिन ऐसे कोइंसिडेंस में कोई केस ऐसा है तो सब, आजकल तो सब फोन पे ऑनलाइन है। जैसे कंधे उठाने 4 मजदूर भी मिल जाते हैं कंधे उठाने के लिए, उनको तो एम्बुलेंस वाले को पैसा दे दो, वो उठाएगा ले जाएगा, छोड़ ही आएगा। भोपाल महानगर की बड़ी विकट स्थिति है। जो मल्टी में रह रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी उसमें, जिनके बेटे अमेरिका में वो बुजुर्ग हैं, उन पड़ोस में एक पड़ोसी को पता नहीं कि रामलाल दे रहा है श्यामलाल दे रहा है। और अभी एक आईएएस अधिकारी ने तो, आईएएस अधिकारी की पत्नी ने 11,000 रुपये भेज के एडवांस अंतिम संस्कार के पैसे बुक किए। एडवांस में? हाँ, जनसंवेदना की। क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पति जो आईएएस हैं वो भूलने की बीमारी से पीड़ित है, और मैं मर गई तो मैं बेहोश पड़ी रहूंगी। तो मैं कुछ अपने मित्रों को नंबर दूंगी आपका, जो मेरी खोज खबर करते रहेंगे, तो आपको नंबर आएगा तो आप व्यवस्था करेंगे। कितनी दुरावस्था। और ये एक तो करंट किस्सा ऐसा हुआ है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के टॉप पर्सनालिटी के एक अधिकारी की डेथ हुई, दोनों बेटे अमेरिका में, पत्नी घर पे अकेली, मेड सर्वेंट। सुबह फोन आया कि भाई साहब वो बंसल ले गए थे, तो बंसल में डेड बॉडी भिजवानी थी उनको, क्योंकि पहली मंजिल से उतारने के लिए लेबर भी भेज देना, गाड़ी भेज देना। हमने कहा अपने तो क्योंकि पारिवारिक और अपना काम भी ऐसे ही जनसंवेदना का, तो हमने गाड़ी भेजी, 2-4 लेबर भी भेजे, और डेड बॉडी मर्चरी में रखवाई। फिर अमेरिका से 3 दिन बाद दोनों बेटे आए, तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आप देखो क्या, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा फॉरेन में, कितने खुश होते हैं, और अंतिम संस्कार इस हालत में होता है लोगों का। तो ऐसे में मतलब आपको लगता नहीं अभी ये पूरे रिश्ते खराब हो रहे हैं? रिश्ते तो भाई, रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं, खराब। तो भारतीय संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। अरे जब से ये मोबाइल क्रांति आई ना, जब से तो और एक कमरे में बैठे रहते हैं 4 लोग, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है। मेरे लोगों से कहना है कि भाई अपनी भारतीय संस्कृति को तो चले मान के, हमने तो हमारी उम्र निकाल ली। हमारा मानना है कि जो आज 4 या 5 साल का बच्चा है, या तो बहुत अच्छा रहेगा या बहुत ही दुरावस्था में रहेगा आने वाले 20 साल बाद। आप अपनी तरफ से
युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी से ये अपेक्षा है कि वर्तमान स्थिति में अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें और परिवार को एक अच्छे मानते हुए उनकी सेवा करें। और कई जो लोग बेचारे ऐसे पीढ़ी से दुखी हैं उनको मदद में आ गया है, एहसास नहीं होते उनके। ये आपको चच्चू नाम से बुलाया जाता है, सभी लोग आपको चच्चू के नाम से बुलाते हैं। वो चच्चू का तो मेरी कुछ और बताऊंगा मैं। मेरी जीवन में जो उतार चढ़ाव हुए, जैसे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैंने चाय बेची, तो मैं भी ये कहता हूँ आज जो मैं हूँ, मैं संतुष्ट अपने जीवन से भयंकर संतुष्ट हूँ। और ईश्वर ने सब कुछ दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था जो मुझे मिला। मेरी संस्था को भी मिला, संस्था को मैंने अपने लोग तो छोड़ के चले गए कि अब आप देखना, वो छोड़ के चले में वो दुनिया को भी छोड़ के चले गए। जो संस्था बनाने में अग्रिम थे, फाइल लेके साथ में गए थे रजिस्ट्रेशन कराने, और वो पहला स्वल्पाहार करने के बाद कहने लगा तुम ही देखना, वो तुम ही देखने, वो मुझे तो छोड़ के ही चल दिया, वो खुद भी संसार छोड़ दिया, पर मैं हिम्मत नहीं हारी। मेरा वर्तमान जो मेरा बचपन था 5-7 साल की उम्र में, वो ऐसा बीता है कि ऐसा संघर्ष वो मुझे आज भी याद है। मैंने मलेशिया की चड्डी पहनी, मैक्सिकन गेहूं खाया और टायर की चप्पलें पहनी। वो दिन देखे, उस समय जनरेशन का गैप बहुत, जनसंख्या खूब थी, एक एक परिवार में 6-6 लोग पैदा होते थे। 1.5 साल में दूसरा बच्चा, तो पूरे 10 साल में आधा दर्जन बच्चों की फौज हो जाती थी। अब वो आधा दर्जन के बच्चे बढ़ते बढ़ते उसी समय देश आज़ाद हुआ। मेरी मदर मुहर्रम के टाइम पे पापड़ तल के टोकरा बना देती थी, और मैं सिर पे रख के 7 साल की उम्र में मुहर्रम के आसपास चक्कर लगाता और पापड़ वाला पके के पापड़ बेचता था। वो पापड़ बेचे। मैंने पिंड खजूर का डला रख के उसमें उस जो ये जो आती चटाई के पट्टे में बन के आती थी, वो दुकान के सामने रख के बेची। नमक बेचा, मतलब टिकरी चमचे बेचे, फोटो बेचे, मतलब जीवन में कहीं भी मैं निराश नहीं हुआ और अपना काम करता चला गया। और ईश्वर की कृपा है, तो इसमें मेरा बार बार माने संघर्ष, एक मैं अगर घबरा जाता तो आपके सामने बैठता क्या, कई परिस्थितियों से गुजरा है। वो तो मौत, तो कई जगह मौत और भी आई होगी, उसे भी निकल के बाहर आ गया। फिर आपकी एजुकेशन वगैरह, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो एजुकेशन वगैरह का एजुकेशन ब्यावरा हुई 12, उसके बाद तो फिर 17 साल की उम्र में तो शादी हो गई, 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी लगी। तो हमने कहा यार ट्रांसफर हो रहा है, तो BHL ज्वाइन कर लिया। BHL में भी हम पत्रकारिता में घुस गए, तो BHL में हमको रास्ता बता दिया, अब तुम पत्रकारिता करो यार। फिर भी हमको देवदूत के रूप में कई अधिकारी ऐसे मिले, उनने BHL में ज्वाइन करवा दिया। और BHL में जब हमको ज्वाइन कराया तो इसके हांडा ऐसी शख्सियत मिले कि उनने हमको कह दिया कि यार ये आदमी तो बहुत मैसेंजर के रूप में काम आ सकता है। तो उनने, मेरा जॉब था दवाई बांटने का, और मुझे पब्लिसिटी में रख लिया। उस जनसंपर्क में मेरा जीवन बदल गया। वो जब भी इसके हांडा मिलते हैं कहते हैं दी ग्रेट मैन। मैंने कि अगर आप नहीं हो तो मैं ग्रेट मैन कैसे बनता। इसके पीछे का क्या है रीजन? ग्रेट मैन मतलब किसने आपको नाम दिया था? इसके हांडा था, EDBHL, जिसने मुझे झांसी यूनिट भेजा था, ट्रांसफर करके उनने इसको झांसी भेजो। वो झांसी में नाम रिमूव भी कर दिया, रोल से भी नाम हट गया था। वो तो NK राजन थे एक संपादक, तो उनने जाके आपस में कोई बात हुई तो मुझे बुलाया कि तुम कल झांसी ज्वाइन कर लो। मेरी नौकरी तो चली गई, अब झांसी का, दिल्ली चल जाओ, कलकत्ता चल जाओ, कहीं भी जाओ, भाई सामने परिवार, बच्चे, सब बराबरी की उम्र के। तो हमने कहा चलो,
हांडा साहब की पीठ बोलती है, उनने 15 दिन बाद भोपाल बुला लिया और जनसंपर्क में ज्वाइन करा दिया। पूरा चेंज लाइफ मेरी 92 में हो गई, वो दंगे के बाद। ये कब हुए थे दंगे? 92 में ही हुए थे ना। हाँ, दंगों उनने ट्रांसफर कर दिया। पत्रकारिता करते थे भास्कर की, अब कोई खबर वबर छप गई हो तो बेचन मैनेजमेंट को नागवार गुजरा होगा, तो उन्हें दूसरी तरफ से अटैक करके उनने हमको ट्रांसफर कर दिया तो फिर सस्पेंड कर दिया तो फिर पेरोल से रोल से भी हटा दिया, रिमूव कर दिया तो फिर और खुले में हो गए। अब मैनेजमेंट भी सोचे किस तरह, तो एक तीसरा आदमी मीडिएटर बना और सब पूरा काम हो गया। उनने हमको झांसी में ज्वाइन करवा लिया। वो पब्लिसिटी में मेन लोग बाग ताज्जुब कर गए, आदमी मेडिकल का और ये आदमी पब्लिसिटी में कैसे आ गया, और पूरी लाइफ बदल गई। आपका इंटरेस्ट था पब्लिसिटी में को, मतलब पत्रकारिता का इंटरेस्ट था, हाँ, इसलिए उनने, और मैं लिखता ही था भास्कर के लिए। अच्छा। हाँ, भास्कर में आप क्या करते थे? क्राइम रिपोर्टर था। अच्छा, क्राइम रिपोर्टर में चच्चू नाम पुलिस वालों ने ही दिया। क्यों पुलिस वालों ने दिया? ये भी रुपेश भी रहा हमारे साथ, और कई लोग क्राइम, अपनी सीटिंग थी और नंबर 1 थी, एसपी के बगल में बैठते थे, डीजी आईजी एसपी सब टेबल पे आके बात करते थे उस टाइम पे। आज भी मिलते हैं कई पुराने अधिकारी, चच्चू करते। अच्छा, मेरे को ना वो आर्टिकल जानना, उस आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ही एकदम से चेंज हो गई? कौन सा आर्टिकल? जो जिसकी वजह से आपको सस्पेंड होना पड़ा और आपका ट्रांसफर हुआ। अब भूल भाल गए कौन सा आर्टिकल, अच्छा, याद नहीं। वो तो वो आर्टिकल में हमने वो कोई पता नहीं, कोई 7वीं दुनिया में एक खबर छपी थी। हाँ, तो आर.एस. अग्रवाल नाम छप गया, वो विवाद बना, तो फिर विवाद ऊपर तक पहुंचा, तो साहब आर.एस. अग्रवाल पिता फुंदी लाल है, तो फुंदी लाल करके उसको चलाया, खत्म करवाया फिर जो भी। और ध्यान नहीं, बहुत 20-22 साल पुरानी खबर है वो। कभी ऐसा लगा कि ये मैंने क्या जिम्मेदारी ले ली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? ये तो मुझे इतनी अब तो सामान्य हो गई। चक्कर है कि फंडिंग की अब दिक्कत भी नहीं, परिवार भी फंड में खूब मस्त है, हम भी ईश्वर की कृपा है। तो अगर 10 भी हजार 20 भी हजार तो सबका दाह संस्कार करा दें हमको। और मेरा मानना है कि ये भोपाल के अंदर जितने ट्रस्ट हैं शमशान के, उनको भी एक जिम्मेदारी होती है, ऐसे कोई गरीब की तो उसको करना चाहिए। पर मनी माइंडेड पूरा संसार हो रहा, तो मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, मुझे अपना काम करना है। कोई मेरे दरवाजे आएगा, फ़ोन करेगा, अंतिम संस्कार में मैं कभी मैं रहूँ ना रहूँ, ये संस्था रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। अंतिम संस्कार का जो बीड़ा उठाया वही काम करेगी। अभी पत्रिका ने थोड़े दिनों पहले कलेक्टर बोला एक साहब नगर निगम में फंड दिलवा रहे हैं, उसके बाद भी 30-35 हो चुके हैं अभी तक लावारिस लाशों के। सब पंप सो है, दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब जो प्रक्रिया चल रही है वही चलती रहेगी। ये तो उसके लिए आपने फ्यूचर में कैसे प्लान कर रखा है? फंडिंग एफडी कर रखी है, पैसा है संस्था के पास, और रनिंग संस्था के पास तो रोज पैसा जनरेट होता है ना। ये जो हमने कटिंग काट के रखी 3 साल 4 साल 5 साल की, लोगों से कांटेक्ट, लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर, जो साल में हमको डोनेट भेजते हैं, ऐसे लोगों से हमारे संपर्क बने हुए हैं, आता रहता है। आज तो कल तो QR कोड पे पेमेंट है, तो अब पहले तो पेमेंट लेने जाना पड़ता था, अब कहीं नहीं जाना पड़ता। रेयर केस में कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए जाना पड़ता है। हमारा कहना है कि ऐसी संस्थाओं को, लोगों को जो चैरिटी करते हैं तो देना चाहिए जन संवेदना को। पर ऐसा नहीं लगा जैसे कि अब आपका जो इस पे मत है, कभी ऐसा नहीं लगा कि आगे मेरे बाद कोई ऐसा होगा जो इसको इतना ही सीरियसली लेगा जितना मैं ले रहा हूँ? नहीं, मुझे देखो, देश में कई भी हस्तियाँ हुई है, चले गए, देश चल रहा है, घर का मुखिया चले जाता है, मुखिया चलता है, मैं रहूँ ना रहूँ, कोई ना कोई दूसरा संभालने वाला होगा, संभालेगा। ट्रस्ट चलते रहते हैं, समिति है, वो समिति चलेगी और चलाती रहेंगी। ये इस समिति में अभी आपके अलावा और कौन कौन है? नहीं, मेरा दामाद, मैंने उनको कोषाध्यक्ष बना रखा है। वो एक मेरे कजिन है जिनने मेरे को
वो भी उसकी इसी की तरफ उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो वही संभालेंगे वो, मतलब और उनको मैंने सेक्रेटरी बना रखा है। तो सेक्रेटरी, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में 3 में 2 के साइन होते हैं। तो सेक्रेटरी, अध्यक्ष नहीं रहे तो सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष के साइन पे पैसा निकलेगा, चलेगा, जो बैंक में अकाउंट सिग्नेचर अथॉरिटी निकाल देती। इसको ट्रस्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो फिर एनजीओ के लफड़ा भी खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट में 5 आदमी रहते हैं जिम्मेदार, 5 की जगह चलते रहेंगे 6वें 7वें 8वें। नया 5 से अगर तो इन 5 में एक चला गया तो दूसरा 5वां आ जाएगा, ये तो जानते होगा आप, 6ठा कोई नहीं आएगा। ये इस तरह पूरी उसने अपन को इतनी बुद्धि दे दी कि तुम इस तरह करके जाओ जिससे कल विवादित न हो। दी ऑकवर्ड एंड अनईजी शो में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ऐसा एक एपिसोड देखने मिले जो कि भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस एक साथ लेकर आए, और इसीलिए हमने ये वाला एपिसोड कंडक्ट किया था। मैं थैंक यू करना चाहूंगा राधेश्याम जी अग्रवाल को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होता है नमस्ते भोपाल की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप ये अच्छा काम जारी रखें। मैं बार बार आप सबको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, अभिभूत हूँ कि मेरा आपने जो रील बनाई है जो भी जनता के बीच में जाएगा तो एक जनता के बीच में एक प्रभाव पड़ेगा उसका, लोगों को, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। और मेरा आपकी टीम को बहुत बहुत ऐसे लोगों को ढूंढ के चुन के और भी इस तरह के रिकॉर्डिंग करे और बनाए और समाज के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, एमजी ज्वेलर्स जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, और भी हमारे सारे स्पॉन्सर जैसे पंचवटी रेजेंसी, होटल अवध पैलेस, नमस्ते भोपाल, सुषमा जूस, तेजस जन कल्याण समिति एंड मोर। और मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस एपिसोड को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करो, क्योंकि अगर आप इस तरह के एपिसोड शेयर करोगे तो हम आगे और ऐसे एपिसोड बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आज सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी तरफ से मैं उत्कर्ष और ये अंकित, वी आर साइनिंग आउट फॉर दिस एपिसोड।